Morning today we will start a new chapter of political science or civics, chapter number 3, that is Indian Constitution. So we will study in detail about Constitution, its features. So let us start our chapter. Before starting our chapter, there is a short story. So let us read and understand. So Haley, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. So there are 3 children given or they are watching television named Haley, Priyanshi and Sachin. These children are watching television and in television they are watching final match of World Cup of 2011. So there is an exciting match going between India and Sri Lanka. सो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मैच चल रही है और हेली, प्रियांशी एंड सचिन आर वॉचिंग टीवी विद देयर पेरेंट्स. हु विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका? सो द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, इंडिया या श्रीलंका? श्रीलंका हैड पुट अप अ चैलेंजिंग टारगेट फॉर इंडिया टू अचीव, बट विद द फियरलेस बैटिंग ऑफ द इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया वन द वर्ल्ड कप. सो श्रीलंका और इंडिया के बीच में अच्छा कंपटीशन था, काफ़ी टफ कंपटीशन था और श्रीलंका ने इंडिया को अच्छा टारगेट दिया था, चैलेंजिंग टारगेट दिया था, बट इंडिया ने उसको अच्छे से निभाया और जो इंडियन कैप्टन टीम के जो बैट्समैन है दैट इज़ महेंद्र सिंह धोनी, उनकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई. एवरीवन वाज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री. हेली सेड टू हर मदर व्हाइल वॉचिंग टीवी, मम्मी द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन अ टाई. What does that mean? So श्रीलंका एंड इंडिया की वर्ल्ड कप मैच में इंडिया जीत गई बिकॉज ऑफ दी ग्रेट बैटर और बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी. तो वर्ल्ड कप जीत गई तो सब विक्ट्री मना रहे थे, उसकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे. सो हेली को क्वेश्चन आता है, हेली वॉज आस्किंग टू हर मदर कि प्रीवियस मैच जो पहले की मैच थी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, सो द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया उसमें टाई हुआ, तो उसका क्या मतलब, टाई का क्या मतलब हुआ? हु इज़ आस्किंग? हेली इज़ आस्किंग टू हर मदर. सो व्हाट डज दैट मीन? नीताबेन सेड. सो नीताबेन है वो हेली की मम्मी का नाम है, तो नीताबेन क्या बोलती हैं, मतलब हेली की मम्मी बोलती हैं, हेली फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक क्रिकेट द ICC हैज़ सिस्टमेटिकली फॉर्म्ड रूल्स. अब जो मदर है हेली की दैट इज़ नीताबेन, वो बोलते हैं कि जो क्रिकेट है उसमें ICC जो होता है उसमें रूल्स, क्रिकेट के लिए अलग से रूल्स बनाए जाते हैं. क्योंकि क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर गेम है, तो अगर पॉपुलर गेम्स में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके वजह से ही सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पाता है. तो क्रिकेट एक पॉपुलर गेम होने के लिए जैसे वो पॉपुलर है इसलिए ICC जो है वो एक सिस्टमेटिक रूल्स बनाती है. अ टाई इन अ मैच मीन्स दैट बोथ द टीम्स हैव एन इक्वल स्कोर. सो द मदर ऑफ हेली इज़ टेलिंग टू हर दैट टाई का होना मतलब कि दोनों टीम्स जीत गई हैं, दोनों की टीम्स की इक्वल स्कोर हैं. टाई का मतलब ये होता है, जैसे इंग्लैंड एंड इंडिया के बीच में था, टाई हुआ था, तो उसकी मदर बोलते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड जो थे टीम्स उसके इक्वल स्कोर थे, इसलिए टाई हुई. इवन द गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एट्सेट्रा हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स. सो उसकी मम्मी ये बोलती हैं कि जैसे दूसरे पॉपुलर गेम्स हैं जैसे फुटबॉल है, कबड्डी है, हॉकी है, वो भी ऐसे ही नहीं खेली जाती. सर्टन रूल्स आर फ्रेम्ड, कुछ उसके भी अलग अलग रूल्स होते हैं. If a game has so many rules, then to run the administration of a populous nation, we surely require well-framed rules. तो हेली की मम्मी बता रहे हैं कि जैसे पॉपुलर गेम्स होती हैं उसमें पूरा जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा कंट्रोलिंग और सब अच्छे से मैनेजमेंट है, वो होना बहुत ज़रूरी है. और मैनेजमेंट होगा तो उसमें रूल्स भी होंगे. विदाउट रूल्स देर इज़ नो मैनेजमेंट. रूल्स के बिना सब कुछ मैनेज और एडमिनिस्टर करना इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो द फेमस गेम्स लाइक क्रिकेट या अदर गेम्स लाइक फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, सब में खुद के रूल्स होते हैं जिसमें सब मैनेजमेंट होता है और इससे अच्छे से सब मैनेज हो पाती हैं एक्टिविटीज़. सो हेलीज मदर इज़ टेलिंग दैट these popular games have well framed rules. तो सबके अलग अलग रूल्स होते हैं वर्किंग और मैनेज करने के लिए. नाउ
proceeding further. So as you can see here in the screen, this is the sample of what? Yes, this is the sample of preamble of Constitution. Now let us read the text. This is the preamble. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल होता है, सो इम्पॉर्टेंट है. प्रीएम्बल क्या होता है, जैसे कि हम ये देख सकते हैं. प्रीएम्बल इज वी द पीपल. दिस इज दी लेआउट और फॉर्मेट ऑफ प्रीएम्बल. तो प्रीएम्बल में क्या लिखा होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं पूरे कंट्री के, पूरे नेशन के. और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है वो प्रीएम्बल से होती है. सो प्रीएम्बल भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिससे अलग अलग रूल्स और प्रोविजंस बन सकते हैं कंट्री के. सो ये प्रीएम्बल का सैम्पल है. तो प्रीएम्बल में ये होता है, ये चीज़ें लिखी होती है. क्या होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, के हम पीपल ऑफ इंडिया हम ये रिजोल्यूशन लेते हैं कि वी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट. सॉवरेन सोशलिस्ट का मतलब कि सॉवरेन मतलब इंडिया के पास खुद के अथॉरिटी और पावर्स हैं, और सोशलिस्ट का मतलब कि हर एक को इक्वली ट्रीट करेंगे. मिक्स्ड इकनॉमी को फॉलो करेंगे, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को दोनों को एक नज़रिए से देखेंगे. रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स. हमारे कंट्री में पूरी आज़ादी होगी, फ्रीडम होगी, हर एक इंडिविजुअल्स और हर एक ह्यूमन बींग्स को उसकी खुद की आज़ादी मिलेगी. सो दिस प्रोसीडिंग फर्दर कि हम क्या क्या करेंगे, इंडियन सिटीजन्स को क्या होगा प्रोवाइड करेंगे. सो वी विल गिव देम जस्टिस. तो प्रीएम्बल में लिखा है कि हम जस्टिस देंगे. जस्टिस किस फॉर्म में देंगे? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. जस्टिस मतलब न्याय, मतलब हर एक सिटीज़न जो इंडिया का है उसे इक्वल न्याय मिलेगा. सोशल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट में. इन अलग अलग एरियाज़ में हर एक सिटीज़न को इक्वल जस्टिस मतलब इक्वल न्याय मिलेगा. सेकेंड, लिबर्टी. लिबर्टी ऑफ किसकी लिबर्टी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. मीन्स इंडिया जैसे नेशन में जो हर एक सिटीज़न होता है उसको खुद की आज़ादी है. किस में आज़ादी है? उसके अलग अलग बिलीव्स की. वो जो भगवान को मानता है, जिस भगवान पे भरोसा रखता है, उसकी वो कैसे, उसके थॉट्स की, उसके विचार की. तो इन सब चीज़ों में हर एक सिटीजन्स को लिबर्टी है, मतलब उनकी खुद की आज़ादी है. थर्ड, इक्वलिटी. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. मतलब सबको एक ही इक्वली नज़रिए से देखा जाएगा, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए. कोई कास्ट डिफरेंस नहीं होगा, कोई ऊपर कोई नीचे किसी को ट्रीट नहीं किया गया होगा. सब में एक जैसे इक्वली सबको ट्रीट होगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. देन फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of nation. तो हर एक सिटीज़न जो इंडिया का है वो फ्रेटर्निटी से भी उसको मिलेगा. फ्रेटर्निटी मीन्स कि जहाँ ब्रदरहुड हो, सब भाईचारे से रहे, कोई कास्ट डिफरेंस या कोई धर्म का डिफरेंस ना होना, रिलीजन डिफरेंस ना होना. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई. सो दिस इज़ व्हाट फ्रेटर्निटी मीन्स कि सब एक साथ होकर चले, सब भाईचारे से रहे और इससे यूनिटी होगी नेशन की. सो जो इंडिविजुअल जो कास्ट जो रिलीजन का है उसको अलग किसी से ना करते हुए सबको एक साथ लेकर हमें बढ़ाना है भाईचारा, और इससे यूनिटी कंट्री की या नेशन की बढ़ेगी. सो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रीएम्बल में लिखी हुई है जैसे रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. So these are some of the important points which plays a very important role in constitution. So this is the preamble of our constitution. Then moving further, in our constituent assembly this 26th day of November 1949. So 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन कब आया एग्जिस्टेंस में? ऑन 26 नवंबर. 26 ऑफ नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन आया.
and in the year 1949. So कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली फ्रेम होके आया और कंट्री में अडॉप्ट हुआ व्हेन ऑन 26 नवंबर 1949 में. सो दिस वॉज द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि मैंने बोला इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हम आगे पढ़ेंगे. उस डॉक्यूमेंट में कंट्री के सारे रूल्स रेगुलेशंस, इंडिविजुअल्स की राइट्स, फ्रीडम सब कुछ दिया होता है. और कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो किसके आधार पर बनता है? प्रीएम्बल के आधार पे. सो प्रीएम्बल इज़ the very important part of constitution. It is like the soul of constitution. मगर मीन्स अगर प्रीएम्बल नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इनकम्प्लीट होगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग कैसे हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग इसकी हेल्प से हुई है, दैट इज़ प्रीएम्बल, दिस वन. सो प्रीएम्बल इज़ द बेस और गाइडेंस फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्रीएम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये है प्रीएम्बल. नाउ here we will read a systematic compilation of set of rules to run the government of country. So a systematic compilation मतलब combination किसका? set of rules का to run the government of a country is known as constitution of country. मतलब constitution एक ऐसा document है एक जिसमें रूल्स हैं वो सिस्टमेटिकली रूल्स बनाए गए हैं ताकि अच्छे से कंट्री फंक्शंस हो पाए, उसके फंक्शंस कर पाए और अच्छे से चल पाए नेशन में. So this is constitution. Constitution can be in written or unwritten form. Our constitution starts with preamble. अब इसमें बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अलग अलग रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बहुत सिस्टमेटिक होते हैं ताकि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से चल पाए. एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन. कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ भी हो सकता है, अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है. एंड द मेन थिंग इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विथ प्रीएम्बल. जैसे कि आई सेड अर्लियर कि प्रीएम्बल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किससे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट प्रीएम्बल से होता है. सो एज वी सॉ दिस प्रीएम्बल, ये जो है ये पूरा जो टेक्स्ट है, जो पूरा एक लेआउट है, दिस इज प्रीएम्बल, preamble of our constitution. Now moving further, so this was about constitution. Now let us see how was the constitution of India formed. मतलब constitution of India कैसे बना. So let us read. The constitution of India is a statement of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है उसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं. सिर्फ रूल्स ही नहीं होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में गोल्स एंड एम्स भी होते हैं लॉन्ग टर्म के, जैसे नेशनल गोल्स मतलब डेमोक्रेसी के कैसे उसको किया जाए फॉलो, सोशलिज़म मतलब साथ में कैसे हर एक रिलीजन एक साथ मिलकर रहें, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. ये नेशन के गोल होते हैं. नेशन के गोल्स क्या होते हैं या एम्स क्या होते हैं कि हर एक सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, हर एक सिटीजन्स के रिलीजन, उसके कास्ट, कहीं उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब एक साथ आगे बढ़े और सब रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो ये जो गोल्स होते हैं वो नेशंस के होते हैं. जैसे एक स्टूडेंट के गोल्स कैसे होते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए और अच्छी पढ़ाई हो, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं लाइक सोशलिज़म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, तो डेमोक्रेसी जिसमें हर एक इंडिविजुअल को उसकी राइट मिले, सब एक साथ आगे बढ़कर चले और कास्ट या क्लास डिफरेंसेस ना हो. तो ये नेशन के गोल्स होते हैं. तो ये नेशन के गोल्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश्ड. अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946. जो असेंबली बनाई गई वो स्टार्ट कब हुई वर्क करने की? 9 दिसंबर 1946. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड लीडर्स. तो वो असेंबली में जो स्कॉलर्स और लीडर्स थे वो वहाँ पे प्रेजेंट थे. Their political vision and foresight was incorporated in the constitution. उनके व्यू पॉइंट्स, उनके गाइडेंस सब लिए जाते थे ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प रहे.
Their political vision and foresight was incorporated. Leaders like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Shyama Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh etc. provided their guidance. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी किसके लिए, फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो असेंबली में लीडर्स थे. हमारे लीडर्स कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बाकी जो भी लीडर्स थे जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, ये सारे लीडर्स थे. उनकी गाइडेंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में काफ़ी हमें मदद मिली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया. Frank Anthony represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community. अब फ्रैंक एंथनी जो थे वो कौन से कम्युनिटी के उस पे थे, रिप्रेजेंट करते थे, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको, उनके लीडर थे वो. एंड H.P. मोदी हैं वो पारसी कम्युनिटी के लीडर थे, वो रिप्रेजेंट करते थे, हेड थे वहाँ के. द कमिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी एट्सेट्रा. अब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. उसमें लीडर्स जैसे हमने नाम पढ़े, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लीडर्स प्रेजेंट थे. साथ में ही जो स्कॉलर्स थे वो भी उस असेंबली का हिस्सा थे. स्कॉलर्स कौन कौन थे, जैसे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी एट्सेट्रा. सो वो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्कॉलर्स थे, लीडर्स थे और जो कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी के हेड H.P. मोदी थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हेड थे फ्रैंक एंथनी. तो ये जो बड़े बड़े जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट थे. देयर वर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित. अब सिर्फ मेल मेंबर्स ही नहीं थे असेंबली में, फीमेल मेंबर्स भी थी. तो फीमेल मेंबर्स कौन थी, सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब असेंबली में भी प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, तो वो असेंबली में प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए थे. एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड. जैसे कि हम असेंबली में देखते हैं कि मेंबर्स होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में और कोई हेड होता है वहाँ पे, उसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस टाइम पे हेड या प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. There were a number of sub-committees to take care of various aspects of constitution. अब कमिटीज़ भी अलग अलग बिठाई जाती थी और उसके अंदर भी, कमिटी के अंदर भी और भी मेंबर्स थे जो सब कमिटीज़ फॉर्म की जाती थी. तो अलग अलग सब कमिटीज़ जो थी वो फॉर्म की जाती थी. एस्पेक्ट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो बातें या सिर्फ डिस्कशन जो भी करना हो या गाइडेंस लेनी हो, तो वो सब मैटर डिस्कशन के लिए और फ्रेमिंग के लिए कमिटीज़ के साथ साथ सब कमिटीज़ का भी रोल था. द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर गेव टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनल शेप. अब नाम से ही पता चलता है ड्राफ्टिंग कमेटी. अब ड्राफ्टिंग कमेटी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था. ड्राफ्टिंग कमेटी की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली सबकी गाइडेंस के अंदर बना, तो वो फाइनली जब शेप में उसको लेके उसको फाइनल शेप कौन लाए, ड्राफ्टिंग कमेटी की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल शेप आया, फाइनली वो एग्जिस्टेंस में आया. एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग लीडर्स, स्कॉलर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनकी वजह से बना. सारे सबकी गाइडेंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ. फिर जो भी अलग अलग सबके गाइडेंस और जो भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स थे, सेट ऑफ रूल्स, उनको अच्छे से सिस्टमेटिकली ड्राफ्ट करके प्रिपेयर करके एक फ़ाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. और वो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने. और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो फाइनल शेप, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल शेप आता है, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से आया, ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए वजह से. टोटल 166 मीटिंग्स
were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. अब कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है जिससे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग चलती है नेशन में. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटा डॉक्यूमेंट नहीं था. कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसमें अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस, आर्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रेम किए गए हैं. तो वो बनाने में काफ़ी टाइम गया और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बुलाई गई और वहाँ पे टोटल 166 मीटिंग्स हुई और 166 मीटिंग्स में टोटल वहाँ पे कंडक्ट की गई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई गई, 166 मीटिंग्स हुई वहाँ पे. एंड ये सब पूरा ड्राफ्टिंग में कितना टाइम लगा? 2 years, 11 months एंड 18 days. तो 2 साल 11 महीने एंड 18 days में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा. फाइनली ऑन 26 November 1949 द कमिटी पास्ड the constitution which was enforced on 26 January 1950. तो जैसे 2 years 11 months लग गए एंड 18 days लग गए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. तो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन कब प्रिपेयर हुआ, कब रेडी हुआ? ऑन 26 November 1949 एंड द कमिटी पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कमिटी थी वहाँ से भी पासिंग मिल गई, सब ने पास कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन. और वो फोर्स में कब आया, कब प्रॉपर इम्प्लीमेंट कब हुआ? फाइनल इम्प्लीमेंट हुआ 26 Jan 1950 में. सो जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो आया 26 November 1949 में रेडी होके एंड फाइनली वो इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 January 1950 में. सो दिस वाज इन डिटेल अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया. सो ये एक प्रोसेस थी, ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन थी जिससे हमें पता चला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो कैसे फ्रेम हुआ. So students, we will keep it up to here only. Here we end our part 1. Next part 2 we will continue in our next class. Thank you.